बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में पहले बता दूं, आपको फ्री में इतना कुछ मिलने वाला है कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि जो चीज़ें आप पेड पैसे देकर भी आपको नहीं मिलती, आपको आज फ्री में मिलने वाली हैं। तो ये लेक्चर जितना स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उन टीचर्स के लिए जो फ्यूचर में टीचिंग करना चाहते हैं, जब भी ग्रेजुएशंस कंप्लीट करने वाले हैं या अभी जो फ्रेश टीचिंग में आए हैं, तो ख़ासतौर पर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो एंड तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। मैं हूँ आसिम नूर, आपका फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज फीस्टा। स्टार्ट करते हैं जी। सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3। सर्कुलर मोशन को हम लेके चल रहे हैं फ़िलहाल, और इसका लेक्चर नंबर 3 है आज। और आज के लेक्चर में मैं आपसे, जैसा कि पहले बता दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, और वो है कि सर्कुलर मोशन में कितनी तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। और इससे पहले शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही नहीं पता होगा कि एक्सेलरेशन एक से ज़्यादा तरह के होते हैं। वैसे मेरा इससे पहले एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 में, जब हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या एक ही तरह का एक्सेलरेशन होता है? नो, सर्कुलर मोशन में कितनी तरह के एक्सेलरेशन होते हैं आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, फिर हम उनके ओरिजिन तलाश करेंगे कि वो किस किस वजह से होंगे। तो सबसे पहले जी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, मैं टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ क्लियर करता चलूं कि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन भी 2 तरह की होती है। अगर नहीं पता तो आज सुन लें, अपने नोट्स में शामिल कर लें, अपने दिमाग में फिक्स कर लें, अपनी मेमोरी में सेव कर लें। सर्कुलर मोशन भी 2 तरह की होती है। आज की लेक्चर में इंशाल्लाह सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। और एज यूजुअल मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं सिर्फ टॉपिक समझाता नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं टॉपिक समझाने के साथ उसके क्वेश्चंस भी करवाता हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए इससे तो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं अपने एंटी टेस्ट के अंदर। तो आज हम सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मेन टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। इस सर्कुलर मोशन में फ़िलहाल हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से हटके पहले एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कितनी तरह के मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेलरेशंस हो सकते हैं इन सर्कुलर मोशन। तो नंबर 1 जो एक्सेलरेशन हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं, लाजमी होता है। अब कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, आगे डिटेल्स आ रही हैं। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहला जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे तो आप मैट्रिक लेवल पे और इंटर लेवल पे स्टडी कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर बच्चा जानता है व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बाद एक और एक्सेलरेशन जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, आपकी किताबों में नहीं लिखा होता, सिर्फ जो अच्छी बुक्स मार्केट्स में मिलती हैं उनमें लिखा हुआ है ये, और अच्छी बुक्स तक हम जाते नहीं हैं। हमें तो जो बस रटी रटाई बुक्स है जहाँ से मार्क्स आ जाए हमारे, हम रट लें चीज़ों को, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें चीज़ें प्रॉपर नहीं लिखी हुई। तो आइए वो भी देख लेते हैं। एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक और तरह का एक्सेलरेशन होता है, वो इन दोनों एक्सेलरेशन से मिलके बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, और या इसे रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं आप, नेट या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और नंबर 4 पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब 1 बाय 1 करके हम इन एक्सेलरेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। फिर मैं बताता चलूँ, मेरे लेक्चर में डेरिवेशंस नहीं होती, मेरा बस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस होता है, टॉपिक के मेन थीम पे फोकस होता है, और वो थीम और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला हम याद करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करते हैं।
तो डेरिवेशन फिर कभी लेक्चर में करवा दूंगा, लेकिन चूंकि मेरा लेक्चर एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए होता है तो इसलिए आते हैं जी। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो कोई भी एक्सेलरेशन हो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता तो पहले मेरी जाके एक्सेलरेशन वाली वीडियो देख लें, चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। किसी भी जगह पे जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या मतलब हुआ जी? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर क्या आ जाए चेंज, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है? प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी को पर वेक्टर साइन देंगे हम। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव टू थिंग्स। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, जिसे वैल्यू भी कह सकते हैं, एंड नंबर 2 डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर बार बार कह रहा हूँ वो लेक्चर जाकर सुन लीजिएगा एक्सेलरेशन का, आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जी क्या कह रहा हूँ जी मैं, वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं जी। सबसे पहले एक आ गई मैग्नीट्यूड, जिसे हम सिंपल वैल्यू कहते हैं कि जी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2, 3, 4, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड। एंड द सेकंड थिंग इज डायरेक्शन। ये 2 चीज़ें वेलोसिटी में पाई जाती हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो तो हम कह देंगे वेलोसिटी चेंज हो गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज हो तो भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो ये इनमें से एटलीस्ट एक चीज़ चेंज हो जाए या दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं तो हम कह देंगे वेलोसिटी में चेंज आ गया। और जो वेलोसिटी में चेंज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? एक्सेलरेशन का। लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन से वाला होगा आइए वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। पहला एक्सेलरेशन है जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम यहां पे एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज करें मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कल पे मूव कर रही है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r, स्मॉल r या कैपिटल और वट एवर इट इज। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको एंगुलर वेलोसिटी में कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है इसके पास 2 वेलोसिटीज होती हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी से कहते हैं और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से कहते हैं। तो जब ये बॉडी मूव करते हुए फर्ज कर लें जब इस पॉइंट के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, अलॉन्ग द टेंजेंट। जब वो इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो वेलोसिटी होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो वेलोसिटी होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। और जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो बॉडी अलॉन्ग द वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट। और ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगा कि यहाँ पर जो भी बॉडी है वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही। ये ऐसे ही है कि आप ड्राइव कर रहे हैं कार और गोल चक्कर आ गया है तो आप गोल चक्कर में टर्न ले रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी की स्पीड है आप उसे चेंज नहीं कर रहे, ना उससे ज़्यादा कर रहे हैं ना उससे कम कर रहे हैं। लेकिन आप स्पीड बेशक कम ज़्यादा नहीं कर रहे, यानी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। वी वेलोसिटी, अगर ये 2 साइन लगा दूं मैं, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसे मैंने क्या रखा हुआ है, सिंपल वी भी लिख सकते हैं, दैट इज द कांस्टेंट। तो अगर ये चीज़ है तो ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको लिखूंगा मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी की स्पीड, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन ए सर्कुलर मोशन सेम है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है।
आपके इख्तियार में क्या है कि आप वेलोसिटी को चेंज करें या ना करें, मतलब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को चेंज करें या ना करें। पहला केस हमने किया कि हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करें, वैल्यू चेंज नहीं करें, लेकिन हमें सर्कल में टर्न लेना है तो एक चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, हम इस डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हमें सर्कुलर मोशन पे मूव करना है। तो अगर हम ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो फिर सर्कल नहीं बनेगा हमारा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी सर्कुलर पाथ पे आप मूव करेंगे तो उसकी डायरेक्शन बॉडी की मस्ट चेंज होनी है, जैसे कि यहां पर हो रही है। और अगर डायरेक्शन मस्ट चेंज होनी है तो फिर मैंने पहले बता दिया कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, स्पीड चेंज नहीं हुई, क्योंकि स्पीड जो होती है वेलोसिटी की वैल्यू को बोलते हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्या सीखा आपने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन है जो सर्कल में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो जब भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी इसे AC प्रोड्यूस ड्यू टू, इसे AC बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अब क्या ये बॉडी का पूरा सर्कल बनाना जरूरी है? हम बात कर लेते हैं कि आप फर्ज कर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते करते यहाँ से ऐसे टर्न ले लेते हैं इस तरह से, तो बॉडी की डायरेक्शन तो चेंज हो गई। पहले बॉडी इस पॉइंट के लॉन्ग जा रही थी, अब बॉडी इस पॉइंट के लॉन्ग जा रही है, तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसमें क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने शुरू में बता दिया कि ये डायरेक्शन के चेंज होने को आप रोक नहीं सकते सर्कुलर मोशन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ जब भी सर्कुलर ट्रैक होगा, जब भी सर्कुलर ट्रैक होगा, या जब आप टर्न लेंगे, जब आप कर्व बनाएंगे किसी भी किस्म की, तो डायरेक्शन लाजमी चेंज होनी है। और जब डायरेक्शन लाजमी चेंज होनी है तो ये वाला एक्सेलरेशन लाजमी होना है। तो पहला एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जो हर सर्कुलर मोशन में लाजमी होगा, और वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, लाजमी होगा, जैसी मर्जी सर्कुलर मोशन हो, बेशक यूनिफॉर्म हो, बेशक नॉन यूनिफॉर्म हो। फिलहाल मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मस्ट है। तो एक एक्सेलरेशन लाजमी होगा। और इसका जो फॉर्मूला है आप लोगों को डेरिवेशन किसी लेक्चर में करवा दूंगा, फिलहाल आपने याद किया होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी v² ओवर r। यहाँ पे अगर बुक के अकॉर्डिंगली स्मॉल r लिख देते हैं हम अपने, तो स्मॉल r, और हमने इससे पहले पढ़ा हुआ फॉर्मूला v = r ओमेगा, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था, उसमें मैंने सारे टेबल के ज़रिए सारे फार्मूलाज को याद करवाया था। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, AC = r² ओमेगा² ओवर r। एक r यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, ओमेगा² r। और यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया v² ओवर r, और एक बन गया ओमेगा² r। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा को 2πf भी लिखा जा सकता है। तो इस ओमेगा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 2πf का स्क्वायर हो गया, साथ हार आ गया, और f की जगह पर 1/t लिखा जा सकता है। तो इसका क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 4π² ओवर t² इंटू r। तो दीज आर द सम रिलेशंस फॉर द centripetal acceleration that is produced due to the change in the direction of the velocity. v² over r, omega² r, 2πf whole square r, 4π² over t² r. T is the time of revolution, f is the frequency of revolution, omega is the angular velocity of revolution, and v is the linear or tangential velocity, or and r no doubt the circle रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर तो एक्सेलरेशन के साथ r के साथ इनवर्स रिलेशन है,
और यहाँ पे आर के साथ डायरेक्ट है, यहाँ पर भी आर के साथ डायरेक्ट है, यहाँ पर भी आर के साथ डायरेक्ट है। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन ठीक होगा? मतलब वहाँ से अगर कहा जाता है कि मैंने एक बड़ा सर्कल बनाना है, बड़ा गोल चक्कर लेना है गाड़ी के ज़रिए, तो बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर आप इस फॉर्मूला के मुताबिक बात करेंगे तो फिर तो जिसका सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा तो लेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इस फॉर्मूला के मुताबिक देखा जाए तो फिर मोर होगा। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो याद रखिएगा, आपने जब भी किसी चीज़ के कम ज़्यादा होने का या डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन को डिसाइड करना होता है तो याद रखिएगा ऑल अदर फैक्टर्स मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर तो मैं क्या कह देता हूँ, अगर v को मैं सेम कर देता हूँ कांस्टेंट, यानी स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू यानी स्पीड को सेम रखूँ मैं, तो फिर तो एक्सेलरेशन का r के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं ओमेगा कांस्टेंट करूँ मैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और सिमिलरली अगर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी, if time of revolution is equal to same, then acceleration is directly proportional to r, and last, if frequency is equal to constant, then again centripetal acceleration is directly proportional to r। सिर्फ एक केस में इन्वर्स आ रहा है जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे आप उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस का डिसाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होती है। इधर है तो सेंटर की तरफ, इधर है तो सेंटर की तरफ, इधर है तो सेंटर की तरफ, इधर है तो सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। अब आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल और ये जो v है इसका आपस में कितना एंगल बन रहा है? इस वेलोसिटी v का इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दैट इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो हम लिख देंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज आल्सो नोन एज नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि ये देखें सर्कल के परपेंडिकुलर में बना रहा है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा, यानी वेलोसिटी की वैल्यू को कांस्टेंट रखा, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन जो लाजमी सर्कल में प्रोड्यूस होना है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या चेंज होता रहेगा? यानी यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यस ये तो वैल्यू तो ये वाली है 20 के बराबर आ, ये तो कांस्टेंट होगा। बेटा आपका आंसर अगर ये सोच रहे हैं तो गलत है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू जरूर कांस्टेंट है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी। जब इसकी डायरेक्शन होगी तो ये इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जा रहा है, इस पॉइंट से राइट तरफ जा रहा है, मतलब कि है सेंटर की तरफ, लेकिन डिफरेंट पॉइंट से सेंटर की जो डायरेक्शन बनती है वो डिफरेंट बन रही है। इस केस में इस फॉर्मूला से निकल रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है? तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इस मोशन के अंदर, इस सर्कुलर मोशन के अंदर, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। सो हम कह देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एक जैसी ही रहेगी, क्योंकि जब तक v सेम है AC भी सेम है, वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आपने सीख लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती।
बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है। असल चीज़ है एग्ज़ाम आपका, जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको तो ये डिटेल ही पूछेगा वो आप सेंट्री टेस्ट में, ये पता होना चाहिए। आपसे जो पूछेगा वो क्वेश्चन होंगे, तो मैंने 2 क्वेश्चन इसमें से निकाल लिए हैं, वो देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ चलेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 मीटर, इट कंप्लीट्स इट ट्रैक इन पाई सेकेंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कोई ऐसा फॉर्मूला, देखिए हमें टाइम गिवन है, पाई सेकेंड और रेडियस गिवन है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें टाइम और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिए मैं आपके सामने, ये देखिए लिखा हुआ है। अगर अभी लास्ट वाला यूज़ करेंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू आर, तो आप सॉल्व करके देखेंगे क्या बनेगा। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ जी, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। क्या बनता है जी, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू आर। 4 पाई स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है पाई, इसका भी स्क्वायर आ गया। रेडियस कितना है जी, मल्टीप्लाई 2, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 4 टू द 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए देखते हैं जी सेकंड क्वेश्चन क्या करता है जी। एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर with velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी 5 न्यूटन पर सेकेंड, ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें रेडियस नहीं गिवन, हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर स्पीड गिवन है और एंगुलर स्पीड गिवन है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम जिसके अंदर लीनियर स्पीड भी हो और एंगुलर स्पीड भी हो। हर फार्मूले में आर आर है, तो एक तो तरीका ये कि पहले इसका आर फाइंड कर लें, फिर आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें। इसका डायरेक्ट वे है कि आपको बजाय आर निकालने के आप कुछ यूँ कर लें। हम जानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर ये लिखा हुआ फार्मूला ध्यान से। अब इसको यूँ लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू ओमेगा आर, कोई हर्ज नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा, ये ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, इस जगह पर लिखेंगे ओमेगा, तो वैसे आ गया, ये आ गया वी, या सिंपल वी ओमेगा कर लें। वी की वैल्यू कितनी है जी, वी 10 है, ओमेगा 5 है, डेट इज इक्वल टू 50। सो राइट ऑप्शन इज 50। तो इस तरह से आपको एक और फार्मूला आप याद कर लें सेंट्रीपिटल का, वी ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड को एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब हमने इससे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की थी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब हम करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करेंगे। तो फर्ज कर लें बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है जिसका रेडियस सपोज स्मॉल आर है। तो हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट एंड इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट। दिस इज द सेंटर ओ। तो ये जो वेलोसिटी है ये वाली, इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही नज़र आ रही है और हमने वो बोल लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला बनाया था हमने अभी, सेंटर की जानिब जो होगा इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए सी ए सी ए सी ए सी, हाय ए सी, गर्मियों में चलाते हैं बड़ा ए सी। तो खैर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ये वाला जी। अब ये तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आ रहा था। अब पॉसिबल है ये आपके कंट्रोल में है कि आप सर्कुलर ट्रैक के जब मूव कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर लो, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर लो। डायरेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं, वो होना ही होना चाहिए सर्कुलर ट्रैक पे, ये तो लाजमी आ गया। अब अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं यानी कि स्पीड भी चेंज कर रहे हैं तो फिर एक और एक्सेलरेशन आएगा एंड दैट एक्सेलरेशन नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिमाग की बत्ती रोशन हुई थोड़ी सी है, थोड़ा बल्ब लगाएं दिमाग पे, ज़रा इस खिड़कियों को खोलें, ज़रा माइंड को एक्सपेंड करें, ज़रा ब्रॉड करें थोड़ा सा इसको, इसमें आने दें चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली मज़ीद। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से आएगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो लिख देते हैं ए टी
AT mean tangential acceleration produces due to change in value या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी इसे सिंपल में स्पीड बोल सकते हैं। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, और वो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बेटा, वो रैप मैं ब्लैक से बनाने लगा हूँ। मैंने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाया हुआ एक्सेलरेशन का ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो वो अगर आप देख लेंगे तो उसमें मैंने बड़ा डिटेल से बताया हुआ है कि अगर बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन होते हैं, अगर वेलोसिटी कम हो रही हो, स्पीड कम हो रही हो, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट होता है। तो बहरहाल पहली बात तो ये, वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वर्ड टेंजेंशियल का वर्ड है अलोंग द टेंजेंट, यानी जिस टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी आ रही है वही क्या होगी इसकी, इसके अलोंग ये आएगा। मैं अलग से वेक्टर बना देता हूँ, ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और यहाँ पे क्या होगा AT, ये इसके पैरेलल आ रहा है, ये देखिए वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है AT, और यहाँ पर क्या आएगा AT आएगा। लाजमी है कि पैरेलल ही होगा? नहीं, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। अगर इस बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, यानी आप सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हुए स्पीड अप हो रहे हैं, वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहे हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उसके पैरेलल होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, इस तरह की मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, अगर वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम v कहते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कौन सा बनेगा, दिस विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और एक्सेलरेशन आ गया, एक तो पहले से लाजमी होगा, अब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती तो टेंजेंशियल नहीं होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल होगा, ये तो होगा है। तो बहरहाल ये अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा ज़रा। फर्ज कर लें एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे बॉडी मूव कर रही है, इसका रेडियस मैं बना रहा, ये इसकी वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। इस केस में अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, यानी v आप इंक्रीज कर रहे हैं, v इंक्रीजिंग है, तो फिर ये वाला केस होगा। अगर आपका v डिक्रीज कर रहा है, यानी सर्कुलर ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो रही है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये वेलोसिटी की क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ये हमेशा ऑपोजिट होगा। अगर AT यानी होगा लॉन्ग द टेंजेंट ही, लेकिन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम पैरेलल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये जो स्पेशल केस है जब वेलोसिटी कम हो रही होती है, लेकिन बहरहाल दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज पैरेलल एक्सेलरेशन। पैरेलल एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी से पैरेलल में आ रही है, एंटी पैरेलल आ रहे हैं, तो ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये दूसरी तरह का एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर मैंने वेक्टर साइन डाल दिया। यहाँ पे वेक्टर साइन का मतलब है कि जस्ट आपने उसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालनी हो, अगर वेक्टर साइन अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो फिर यहाँ से क्या निकलेगी, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड। लेकिन फॉर्मूला होता है वेक्टर साइन के साथ। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने, यानी इसमें से आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल के लिए आपने इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो डेल्टा वी निकलता है उसका फार्मूला होता है जिसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है। वेलोसिटी डेल्टा वी की मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है, ये ऐसे कर लेते हैं,
जिसे हम डेल्टा वी कह देते हैं। ये मैंने इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो कैसे निकलता हमने पढ़ा हुआ था, ये वी आई स्केयर प्लस वी एफ स्केयर माइनस 2 वी आई वी एफ कॉज ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले से आपने यूज़ करना है। ये कैसे आया वो लेक्चर जाके सुन ले मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, उसमें मैंने इससे क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो यहाँ से निकल आया कि मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अगर डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जो मैंने उसमें बताया जाके, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा, आप लास्ट में देख लीजिएगा। उसके मैंने एक सवाल नहीं करवाया, बेशुमार क्वेश्चन करवाए हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाई है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी निकालना सिखाई है, इसलिए यहाँ पर नहीं करवा सकता मैं, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आइए अब चलते हैं जी तीसरे एक्सेलरेशन की तरफ। मज़ीद दिमाग की रोशनियाँ हम हासिल करते हैं, आपकी दिमाग की जो बत्तियाँ मज़ीद जलाते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं ताकि ताज़ा हवाएं क्यों आपके दिमाग में शामिल हों, ताज़ा इल्म आपके दिमाग में शामिल हो। तीसरी तरह का जो एक्सेलरेशन है वो है जी नेट या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन, और ये वाला एक्सेलरेशन पहले दो एक्सेलरेशन का मजमुआ है, रिजल्टेंट है। वेक्टर्स में रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। अभी मैं सर्कुलर पाथ बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखें जरा, फर्ज करें ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है जी, और यहाँ पे थोड़ा चिब्बड़ सा बन गया है, अच्छा वाला सर्कल बनाते हैं, कोशिश करते हैं दोबारा शायद सही बन जाए। हाँ ओके जी, कुछ बेहतर हो गया। तो क्या कहते हैं जी, दो एक्सेलरेशन बना लेते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। अब ये वाला एक्सेलरेशन भी है, ये वाला एक्सेलरेशन भी, बाकी सारा कुछ मैं इग्नोर करूंगा, सिर्फ इन दो एक्सेलरेशन को प्लॉट करूंगा। यहाँ पे ये वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप हेड टू टेल रूल लगा लें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लें। वो क्या है, कैसे लगाते हैं, मेरा लेक्चर वो भी अवेलेबल है, लिंक में जाके देख लीजिएगा, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट कर दें, इस पैरेलल में इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और जब इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इनका क्या बनेगा, रिजल्टेंट। दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट की अगर निकालनी हो मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे निकालते हैं, वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी ऐसे कह लें ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2ac/80 कॉज ऑफ थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आ रही है, ये फार्मूला मैंने वेक्टर एडिशन में समझाया, वो जाकर सुन लीजिएगा, छोटा सा लेक्चर है, बड़े आसानी से क्वेश्चन भी करवाए हैं उसके अंदर मैंने इस तरह के। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहे हैं, ए सी और टी का, ए cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, जो कि तीसरी तरह का एक्सेलरेशन होगा जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ गई। तीन एक्सेलरेशन हो गए। अब जारी बात है, ये तो निकाली मैग्नीट्यूड, अगर निकालनी हो उसकी डायरेक्शन, तो अगर ये हम एंगल फर्ज कर लें, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये वाला थीटा या अल्फा जो मर्जी कर लें, तो आपको पता है वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लें, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 80, बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर ये वाली है, यानी AC आएगा यहाँ पर, AC ओवर 80। तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स AC ओवर AT। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और नेट एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। अब इस फार्मूला से आपको मैं कुछ ओवरव्यू देता हूँ कि देखें, हमारे पास एक ट्रांसलेशनल मोशन होती है और एक रोटेशनल मोशन होती है। अभी हम वाइब्रेशनल मोशन तक नहीं पहुँचे, तो देखिएगा ज़रा क्या करता हूँ मैं, इस फार्मूले पे गौर कीजिएगा ज़रा, बल्कि यहाँ पे अरेज कर लेते हैं इसको।
अब इसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। वैसे मैंने इससे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि AC भी निकालना सिखा दिया, AT भी निकालना सिखा दिया। आप नेट एक्सेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मैं बात करने लगा था जी इस फॉर्मूले की, दोबारा यहाँ पे लेता हूँ। नेट एक्सेलरेशन क्या आ रहा है जी, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले पर गौर कीजिएगा ज़रा। अगर सपोज करें AT 0 है और AC भी क्या है, 0 है, इट मीन्स ना तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए ये 0 है, ना बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए ये वाला वेक्टर 0 है। तो ऐसी मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर रही है। उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब यूनिफॉर्म वैल्यू के साथ मूव कर रही है। तो ये कंडीशन किस केस में आ गई, दिस विल इम्प्लाइज डैट अगर दोनों एक्शन 0 हो जाएं तो यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म, बल्कि ब्लैक से लेते हैं, ब्लैक की विजिबिलिटी अच्छी होती है। यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मैं कहता हूं जी कि AT 0 है लेकिन AC, बल्कि AT 0 नहीं है और AC 0 है, AC 0 है, इसका मतलब बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होना था। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। तो इसने डिसाइड कर लिया कि ट्रांसलेशनल मोशन होगी। लेकिन ये चीज़ बता रही है कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। दैट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी या तो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। आते हैं जब AT इज 0 but AC is not equal to 0, AT is equal to 0, AC is not equal to 0, टेंजेंशियल वैल्यू चेंज, वेलोसिटी 0 है, सॉरी मतलब टेंजेंशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 0 है। इट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हमने पहले पढ़ लिया वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। और ये चीज़ बता रही है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली कर्व पाथ पे जाएगा। तो सेंट्रीपिटल 0 ना होने की वजह से वो सर्कुलर मोशन में है। और वो कौन सा मोशन होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें ये 0 है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले बताता आ रहा हूँ मैं डिटेल के साथ। तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म, जिसने पहन लिया सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। तो देखा आपने ये कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा फॉर्मूला है जो हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी बॉडी लीनियर मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, लीनियर में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, AT इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AC इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए दोनों एक्सेशन नॉन ज़ीरो हैं। तो डैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये होगी आपकी, इस फॉर्मूले से 4 तरह की मोशन को हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब इस लेक्चर को हज़म करना आपका काम है, क्योंकि बहुत सारे इल्म मैंने आज आपको फ्री में बांट दिया, तो कहीं आपको लूज मोशन ना लग जाए तो मोशन पढ़ पढ़ के क्या पता लूज मोशन लग गए हों। तो बहरहाल इसको हज़म अब आपने करना है। कैसे हज़म करना है, क्योंकि बहुत हैवी हैवी चीज़ें बताई हैं मैंने आज आपको। ये आम चीज़ें आम किताबों में नहीं मिलती बेटा, ये बड़ी मेहनत के साथ सीखी गई हैं, बड़ी स्टडीज़ करने के बाद पढ़ी सीखी गई हैं और आपको मुफ्त में दी गई हैं। तो इसकी कदर कीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा।
मेरी वीडियो शेयर कर दें दूसरों तक, अपने नोट्स बना के शेयर कर दें, इल्म को अपने पास ना रखें, इसे फैलने दें, जितना फैलता है फैलने दें। तो बहरहाल ये हो गया 3 तरह की एक्सेलरेशन। अब आइए लास्ट एक्सेलरेशन की तरफ, एंड दैट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन उससे पहले इसके 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ AC एंड AT रिप्रेजेंट्स सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ AC एंड AT इफ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। तो अभी जो हमने पढ़ा उसी में से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है पहले बताएं, कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, सारी बात ख़त्म कर दी उसने। ये बात क्या है कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। एक बात स्पीड कांस्टेंट है, दूसरी बात वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, लेकिन सर्कुलर पाथ है तो डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है v²/r। तो आंसर क्या आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v²/r, और जो होगा टेंजेंशियल कितना होगा, 0, जो कि बी ऑप्शन बनता है v²/r। देखा ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हुए हैं, A लेवल्स में आगे आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, MD कैट में आ सकता है, टेस्ट सेशन में आपको क्वेश्चन मिलते हैं आपके टेस्टों के अंदर। ई कैट के अंदर GK, पयास, NAT, जितने भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये क्वेश्चंस, और ये लेवल्स में तो आया हुआ ये क्वेश्चन। इसी तरह से JEE, IET, ठीक है, उनमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। सवाल है, ए कार इज़ मूविंग है, 2 दफ़ा मूव कर रही है, तो कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक होगी, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। ए कार इज़ मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका ये होता है, टाइम बचाने के लिए साथ साथ उसका डाटा हाईलाइट करते चले जाए, रेडियस। एट सम इंस्टेंट स्पीड गिवन है जी v, एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। बताना क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर तो सर्कुलर ट्रैक है तो इसका मतलब उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो फिर ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है। देखिए उसने खुद कहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू इस रेट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू किसी रेट पे चेंज हो रही है तो वो जो वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आता है वो उस रेट को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट मीन्स ये आपको गिवन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये लिखा हुआ है कि जो होगा फार्मूला नेट एक्सेलरेशन का, डेट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा, डेट इज द v²/r। v की वैल्यू है 30 का स्क्वायर ओवर 500 मीटर, ये r की वैल्यू गिवन है, यहाँ आगे 900/500, 20 कैंसिल तो 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। AC की वैल्यू इसमें पुट कर दें, AC की वैल्यू आ गई 1.8 का स्क्वायर प्लस AT की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला। अब आप कहेंगे सर विदाउट कैलकुलेटर आपने कैसे फटाफट आंसर कर ली, क्या मैंने रटा मारा हुआ था। हाँ जी, मैंने रटा, चीज़ों को रटा हुआ है। तो बेटा प्रैक्टिस की चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें ज़रा मैंने क्या टेक्निक यूज़ की, मैंने विदाउट कैलकुलेटर बड़ी फास्ट कैलकुलेशन की, ठीक है। यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 हो, क्या आता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, अगर 2 होता यहाँ पे तो 8 आता, तो 8 का अंडर रूट, अगर 9 हो तो, अगर फर्ज कर ले 9 नंबर आता है तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो अब यहाँ पे 9 से छोटा नंबर 8 है, तो 8 का अंडर रूट 3 से छोटा ही होगा, जो कि 3 से छोटे पे 2.7 आ रहा है आंसर। मैंने वैसे किया है, अब जैसे आप जैसे मर्जी करें, एंटीजस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, मैं तो ऐसी टेक्निक यूज़ करता आया हूँ आज तक, ठीक है जी, और आपको भी सिखा रहा हूँ। आइए चलते हैं जी नेक्स्ट एक्सेलरेशन की तरफ, एंड डेट इज़ द, बस बोर तो नहीं हो रहे बेटा, बोर होना भी नहीं है, कैसे बोर होने दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी, लास्ट पोर्शन में चलते हैं टॉपिक के हमारे, और वो है नंबर 4 टाइप एक्सेलरेशन, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब आ जाते हैं, अब चूंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के चेंज होने से है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने से है। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। फार्मूला क्या बना सकते हैं, इसको पहली बात तो अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज निकालने के लिए वेक्टर साइन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। यहाँ इसे लिखा जा सकता है फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा ओवर टाइम टेकन टू चेंज द एंगुलर वेलोसिटी। और अगर आप इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, लिमिट लेनी पड़ेगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, टाइम इंटरवल स्मॉल करना पड़ेगा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ऐसे मैथ की लैंग्वेज में डी ओमेगा ओवर डी टी भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब डी ओमेगा और डी टी लिखेंगे तो फिर यहाँ पे इसकी क्या निकलेगी, मैग्नीट्यूड निकलेगी सिर्फ। तो खैर ये मैथ की टर्म है, डेरिवेटिव वगैरह हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यूनिट्स वही आ जाते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका रेडियन पर सेकंड होता है, ये पर सेकंड तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। वो मैंने कल बताया, मतलब लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया आपको, मैं दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब मैं सारे एक्सेलरेशन को एक ही डायग्राम में बंद करने लगा हूँ। तो डायग्राम को थोड़ा सा पहले हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि जिस प्लेन में बॉडी को मूव करवाना है हमें। फर्स्ट के लिए हमें बॉडी को इसमें मूव करवाना है, और ये आपके पास आ जाता है जी, ओहो क्या हो गया है तो ये आपके पास आ गया जी सर्कुलर ट्रैक इसका, ठीक है। हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस। अगर बॉडी फर्ज कर लें इस ट्रैक पे इस तरह से मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक आपने फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपका थंब बताएगा ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा होगा अलोंग द एक्सिस, सॉरी ओमेगा तो अलोंग द एक्सिस होगा, हमने पढ़ा हुआ इससे पहले। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस होता है, हमने पढ़ा इससे पहले। अल्फ़ा भी इसी के अलोंग होगा, लेकिन अल्फ़ा ऊपर की तरफ भी हो सकता है और मैं नीचे भी लिख रहा हूँ। अभी मैं इस केस डिस्कस करूँगा, ये अल्फ़ा नीचे भी बनाया ऊपर भी बनाया मैंने, ऊपर को भी हो सकता है नीचे को भी हो सकता है। थीटा, इस सिचुएशन में अल्फ़ा थीटा ऊपर को होगा, ओमेगा भी ऊपर होगा, लेकिन अल्फ़ा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, देखिए ज़रा कौन सा, और ज़ीरो भी हो सकता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, अगर फर्ज कर लें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइक यहाँ पर है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये वाला होगा, AC। इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लॉन्ग द टेंजेंट होगा, तो ये टेंजेंट बना लेता हूँ, इसी प्लेन के अंदर बनेगा ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो, अगर फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास सेंट्रीपिटल है, ये टेंजेंशियल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाने के बाद इधर को बनेगा रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा दोनों का, ये तकरीबन इसी प्लेन के अंदर रहेगा, और ये ऑलमोस्ट इधर को बनेगा, ये आ गया नेट एक्सेलरेशन। तो 1 2 3 4 तरह के एक्सेलरेशन मैंने बता दिए। जो मैंने शुरू में कहा था 4 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ये इतने तरह के एक्सेलरेशन मोशन में हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि चारों ही हो। मैंने केस सारे डिस्कस कर लिए हैं वैसे, कौन सा कब होगा कौन सा कब नहीं होगा। अब ये अल्फ़ा कब होगा कब नहीं होगा, अगर तो ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फ़ा पैरेलल टू ओमेगा होगा। अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, अल्फ़ा एंटी पैरेलल होगा ओमेगा के। मसलन क्या, आपने फर्ज कर लें फ़ैन को स्विच ऑन किया, फ़ैन रोटेट करना शुरू कर दिया। फ़ैन को जब रोटेट करना शुरू करवाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, तो राइट हैंड यूज़ करेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ होगी, लेकिन उसकी जो, चूँकि फ़ैन की जो वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसके एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है फ़ैन की, सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ मैं। तो
जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर डेल्टा ओमेगा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और तीसरी बात, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल में चला जाता है। जैसे मैंने टेंजेंशियल में बताया था कि v अपवर्ड है तो 80 डाउनवर्ड है, बिल्कुल सेम केस यहाँ पर आएगा। जब ओमेगा कम हो रहा होगा तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये वाला कब होगा? जब ओमेगा डिक्रीज करेगा। ये कब होगा? जब ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो ये इस तरह से आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी इसके साथ रिलेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला के, एक तो फार्मूला ये वाला है, कुछ और फार्मूला इसके भी बना लेते हैं जो मैंने अपने 0 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर के फार्मूलाज की ट्रिक्स बताई थी, वो भी जाके लाजमी सुन लें, जिससे आपके तमाम फार्मूलाज याद हो जाएंगे। इस चैप्टर के तमाम फार्मूलाज को मैंने एक ही टेबल में डिस्क्राइब किया और बताया कैसे याद रखना है। एक ही ट्रिक थी, सिंपल, वो याद कर लें। पूरे चैप्टर के फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ट्रिक लगाएंगे आपके एग्जाम में फ़ौरन आपका फार्मूला क्लिक होकर जहन में आ जाएगा। मैंने बताया था अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा, की ये फार्मूला होता है। लेकिन ये कौन सा रिलेशन है? ये एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर इसकी मैं बनाना चाहूँ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर क्यों आया? ये बिल्कुल वही बात है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जैसे ओमेगा क्रॉस आर आया था राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक। तो अगर ये बात सीखना चाहते हैं कि आर क्रॉस अल्फा क्यों नहीं लिखा, अल्फा क्रॉस आर क्यों लिखा है, तो ये आप उसको जाके देखना पड़ेगा। अगर आपने लिखना हो ना आर क्रॉस अल्फा, तो लिखा जाएगा माइनस आर क्रॉस अल्फा, ऐसे लिखा जाएगा, माइनस आएगा साथ। क्यों आएगा? वो मेरा एंगुलर वेलोसिटी का लेक्चर जाके आप सुन लें। इसके बाद अगर मैं इस फार्मूले के मुताबिक, अगर मैं यहाँ से मज़ीद फार्मूला करना चाहूँ, अल्फ़ा किसके बराबर है? सिंपल में हम लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू आर, और अल्फ़ा जब लिखते हैं ओमेगा ओवर टी लिख सकते हैं आप। ये ओमेगा, डेल्टा ओमेगा बिल्कुल लिखना चाहिए, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है जी। तो ये था आपके कुछ रिलेशंस। आइए इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक में करवाए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर डिमांड करेगा आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो आइए एंगुलर एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम अपने लेक्चर के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, लेकिन इख्तिताम करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप लोग ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ते हैं, उसी तरह से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन के अंदर भी आती हैं, तो आप इनको याद करेंगे। अब कैसे आई हैं, जारी बात डेरिवेशन तो नहीं होगी। इनको याद करने का जो ट्रिक है, मैंने वो अपने 0 लेक्चर में, इस चैप्टर का जो 0th लेक्चर है, जिसमें मैंने सिर्फ पूरे चैप्टर के फार्मूलाज की ट्रिक बताई है कि आपने एक दो फार्मूला याद कर लें, पूरे सर्कुलर मोशन के तमाम फार्मूलाज आप सामने निकालेंगे, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे फार्मूलाज। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लें। ये एक गोल्डन इक्वेशन है। तो अगर आप इस गोल्डन इक्वेशन को समझना चाहते हैं, तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे काइनेमैटिक्स में ट्रांसलेशनल मोशन पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, उसमें मैंने यही इक्वेशन इस्तेमाल की है लीनियर मोशन के लिए, यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए। फिर बता देता हूँ जल्दी से, वहाँ पर डिटेल लिखी हुई मेरे पास पड़ी हुई है, सुन लीजिएगा जाके। जब आपने यहाँ पर थीटा आना, सॉरी एस नहीं आना, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपको बॉडी रोटेट कर रही है, तो आपने वो 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए फर्ज कर रोटेट करती रही, तो आपने किसी पर्टिकुलर सेकंड में पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपने उसको बताना है कि जी फर्ज करें 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, या 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप उसके लिए वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन की तरफ। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन है और अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं जी। क्वेश्चन है रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो मैं साथ साथ लिखता चला जाता हूँ। रेडियस आ गया 0.5 मीटर, हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 न्यूटन पर सेकंड। ये इसकी ओमेगा आ गई एट सम इंस्टेंट एंड 10 न्यूटन पर सेकंड। ये इसकी ओमेगा एफ आ गई, इसे ओमेगा आई कह लें। आफ्टर 5 सेकंड टाइम आ गया। तो बताइए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी।
और में डेल्टा ओमेगा क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5 ओवर टाइम 5 है, तो 5/5 दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपका लीनियर एक्सटेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा हम पढ़ चुके हैं अभी फार्मूला, आर की वैल्यू 0.5 है, अल्फा की वैल्यू 1 निकली है तो 0.5 आंसर आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0.5 है, सो राइट ऑप्शन बनता है बीटा, क्योंकि आपने पहले अल्फा फिर ए की वैल्यू चूज़ करनी थी। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हील हैज़ कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, इट इंटेंस टू एन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0। एक बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है जिसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो आपने बताना कि 4 सेकंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो यूज़ कर लेते हैं फार्मूला। हम कौन से फार्मूला यूज़ करें जिसमें, देखिए ये इक्वेशन मोशन यूज़ करेगी, ये वाली थीटा इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इन सर्कुलर मोशन, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा तो 0 हो गया, थीटा आ गया 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और टाइम की वैल्यू कितनी है जी 4, तो कितना आ गया जी 1/2 3 इंटू 16, तो यह कैंसिल हो गया 8 24, तो आंसर क्या आ गया 24, जो कि गलत है, क्योंकि आप गौर करें ज़रा, हमने इसको एसआई यूनिट्स में सॉल्व किया है, रेडियन पर सेकंड एसआई यूनिट है, सेकंड एसआई यूनिट है, इसका मतलब जो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका आंसर भी उसमें आएगा एसआई यूनिट में, जो कि रेडियन होता है, जबकि यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ था, तो बेस्ट ऑप्शन बनता है नन ऑफ दिस। तो आप देखा कैसे गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे एग्जाम में गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, पेपर चेकर ही ख़राब था हमारा, उससे कुछ आता ही नहीं था। तो बेटा उससे सारा कुछ आता है, आप जल्दबाजी करते हैं और जल्दी गम शैतान का होता है, इसलिए आंसर 24 रेडियन है ना कि डिग्री है। बहरहाल नन ऑफ दिस ऑप्शन चूज़ करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, इस इक्वेशन के इस्तेमाल के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। ए फ्लाई व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म अल्फा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। कहता है जी बॉडी इतने एंगुलर एक्सेलरेशन मूव कर रही है, तो 4 सेकंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। 4th सेकंड नहीं 4th सेकंड, तो ये बात है 4 सेकंड टोटल टाइम होता है, 4th सेकंड का मतलब है कि तीसरे और चौथे सेकंड के दरम्यान जो 1 सेकंड है वो 4th सेकंड है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बताया जाए 5th 6th 7th सेकंड, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इन सर्कुलर मोशन, तो थीटा यूज़ करेंगे, ओमेगा 0 कर देंगे क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखें इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी, अल्फ़ा की वैल्यू है जी 5। अगर यहाँ पे लिखा ना 4 सेकंड, तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, जैसे यहाँ पे 4 सेकंड था, लेकिन आप क्वेश्चन के 4th सेकंड है, तो फ़र्क है क्वेश्चन में। मैंने एक जैसे क्वेश्चन रखे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है। 5 और यहाँ पे क्या आएगा 2 और n वो वाला टाइम होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 - 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 8 - 1 दैट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 7 5 35, 1/2 इंटू 35 एंड दैट इज इक्वल टू 17.5। सो राइट ऑप्शन इज अल्फ़ा, सॉरी बीटा। सो आज बेटा आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इस चीज़ों को अपने तक नहीं रखना, नोट्स बनाएं, आगे शेयर करें, मेरे लिंक्स में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम लेक्चर्स सुने, ठीक है। और मज़ीद लेक्चर के लिए मेरे लेक्चर चैनल को सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग की बत्तियाँ रोशन करें। तो नेक्स्ट वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।